Please subscribe Tuntun Kids TV. एक घने जंगल में एक शेर रहता था। अब वो बूढ़ा हो चलता था। उसकी गुफा में एक शिकार मंत्री के पद पर कार्यरत था। शेर जो कुछ भी शिकार वकेया करता, उसका बचा हुआ भाग वो शिकार को दे दिया करता था। शिकार का यह मंत्री पद का मेहनताना हुआ करता था। एक दिन शेर को बहुत तेज भूख लगी थी। शेर ने शिकार को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है और धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ। आज मुझे बाहर जाकर शिकार करने की हिम्मत नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे लिए आज गुफा में ही किसी प्राणी को लेकर आ सकते हो, जिसे मारकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं? और तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ, तुम एक शिकार मेरे लिए यहाँ ढूंढ कर ले आओ। मंत्री को अब अपने महाराज की आज्ञा तो माननी ही थी। शिकार ने हाँ कर दी। अब वो बाहर जंगल की ओर निकल गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि शेर को वचन तो दे दिया, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर होगा जो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। शेर भी वैसे तो बड़ा राजा बना फिरता है, आज ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। अब शिकार सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी और जल्द ही उसकी तलाश भी खत्म हो गई। उसे पास में ही एक गधा दिखा, तो युक्ति के अनुसार वो पहले गधे से मिला और फिर उससे बोला, अरे गधे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, शेर ने तो तुम्हें अपना मंत्री घोषित किया है। तुम्हें तो अभी शेर के पास होना चाहिए। शेर तो ऐसे नाराज हो जाएगा। मैंने शेर की गुफा देखी है, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़कर आता हूँ। गधा तो मंत्री वाली बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन सफल हो गया है, एक अच्छा कार्य उसे मिल गया है। शिकार बात करते करते उसे शेर की गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही शेर ने गधे को देखा, वो उस पर टूट पड़ा और उसको मार डाला। शेर भोजन करने से पहले स्नान करना चाहता था, अतः उसने जानवरों की कहानियां हिंदी में शिकार से कहा, तुम भोजन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ स्नान करके। शिकार तो स्वामिभक्त था, वह मान गया, लेकिन सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ सोचा, फिर झट उसका दिमाग खा गया। इतने में शेर भी वापस आ गया। जब दोनों भोजन कर रहे थे तो शिकार से शेर ने पूछा, इसका दिमाग कहाँ है? शिकार बोला, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? गधे का तो दिमाग होता ही नहीं। यदि होता तो वो स्वयं ही यहाँ शिकार बनने के लिए यहाँ आपकी गुफा में क्यों आता? शेर उसकी बात मान गया। अब दोनों फिर से शिकार का आनंद लेने लगे। सीख, भूत अपनी चालाकी से कभी नहीं चूकता। Please subscribe Tuntun Kids TV. Please subscribe Tuntun Kids TV. Please subscribe Tuntun Kids TV. और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर। बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वो पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वो गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया।
शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आप अकबर को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गदला खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए हर कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। सीख बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए Please subscribe Tuntun Kids TV. Please subscribe Tuntun Kids TV. लिटिल मर्मेड। एक समय की बात है कि नीले गहरे सागर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था, समुद्री राजा का, जो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजा अपनी सब बेटियों से प्रेम करता था, पर अपनी सबसे छोटी बेटी नन्ही जल परी ईवा से उसे सबसे ज्यादा लगाव था। एक दिन उसकी 5वीं बेटी की सालगिरह थी और सालगिरह मनाने सब राजा के दरबार में इकट्ठे हुए। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। मुझे ये ऐलान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना आज 18 साल की हो गई। मैं उसे सतह पर भेज रहा हूँ धूप और ताजी हवा का आनंद उठाने के लिए। चीयर्स सभी लोगों को। चीयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। बस इतना याद रखना कि सागर की दुनिया के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन अवश्य करो तुम। इंसानी संसार सागर की दुनिया जैसा नहीं होता। हम सागर के हैं और सागर में ही रहने वाले हैं। सावधान रहना और इंसानों के करीब बिल्कुल मत जाना। पिताजी, क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ? अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है प्रिय। पर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। ओ एवा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी वहाँ जाने दूंगा। ओह नहीं। मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है राजकुमारी। मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते। सब जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, पर कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। सिर्फ 1 साल ही तो रह गया है तुम्हारी बारी आने में। ओह सच में? ये! चलो हम फिश बॉल खेलें। वो छोटी मर्मेड बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत दयालु थी। सागर के सभी प्राणियों के साथ सब उसे बहुत पसंद करते थे। दादी माँ, क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, उनकी टांगे होती हैं, हमारी नहीं। ओह, तो क्या इंसान हमसे बेहतर हैं? नहीं, उन्होंने सीखा नहीं है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसीलिए सागर प्रदूषित हो गया है। मैंने सुना है वो हमसे ज्यादा जीते हैं। असल में नहीं, एक इंसानी जीवन सीमित है 100 सालों तक या उससे भी कम। और हम कितना जीते हैं? भगवान की दया से हम 300 साल तक जी सकते हैं, पर मरमेड्स मरने के बाद समुद्री झाग बनती हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम भले काम करते हैं अपने पूरे जीवन भर तो हम अमर हो जाते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। ओह सचमुच दादी माँ?
अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट दादी माँ। इंसानों को देखने की इच्छा ईवा के दिल में बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरे, नन्ही मरमेड और ज्यादा उत्सुक होती गई इंसानों को देखने के लिए। अपने 18वें जन्मदिन की एक रात पहले वो पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंची, उसकी बहनें उसकी तरफ दौड़ती आईं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की मेरी प्यारी ईवा। धन्यवाद पिताजी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज 18 साल की हो गई है। और यही सही समय है आपका वादा निभाने का महाराज। हाँ नन्ही राजकुमारी, चलो चलें, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा। ओह, नहीं पिताजी, आपने सबको अकेले जाने दिया था। मैं संसार तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ मेरी लाडली। नहीं, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम शरारती बच्ची हो, जाओ और खुद की देखभाल करो। ध्यान रहे, इंसानों के नजदीक बिल्कुल मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र ना करें राजा जी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। ओह, बहुत बढ़िया, पर सूर्यास्त से पहले आ जाना, वरना मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा, समझे? मैं शाम से पहले लौट आऊंगा महाराज। नन्ही मरमेड बहुत उतावली थी बाहर का संसार देखने के लिए। वो श्रिम्प से ज्यादा तेज तैर रही थी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मेरे लिए रुको। अब मैं और नहीं रुक सकती। जल्दी ही नन्ही मरमेड सागर की सतह पर पहुंच गई। सब कुछ उसके लिए नया था। नीला आकाश, खिली धूप और प्यारी प्यारी चिड़िया। ओह, ये कितना कमाल का है, मेरे अपनों से भी बेहतर। अरे, ये कैसी आवाज है? वो एक जहाज है। और वो आदमी? ओहो, वो तो बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसा लगता है। मेरे ख्याल से वो राजकुमार है और लगता है वो अपना जन्मदिन मना रहा है। ओह, वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी राजकुमार की खूबसूरती देखकर कि वो गाने लगी। अचानक आकाश में काले बादल छाने लगे और समुद्र की लहरें गरजने लगी। ये क्या तूफान आ गया? ओह, मैं शक्तिशाली लहरों को महसूस कर सकती हूँ। ये जहाज! सावधान रहना, राजकुमार, सावधान! पर किसी ने उसका चिल्लाना नहीं सुना। हवा तेज थी और उसने जहाज को हिचकोले दिए और आखिर वो जहाज डूब गया। ओह नहीं, वो राजकुमार, हमें उसे बचाना चाहिए। नन्ही मरमेड ने राजकुमार को बचा लिया और उस खूबसूरत राजकुमार के साथ तैरती हुई वो तट पर आ पहुंची। कृपया अपनी आंखें खोलो राजकुमार। वो इंतजार कर रही थी राजकुमार के फिर से होश में आने का। ईवा, जल्दी करो, कोई आ रहा है। मुझे जाना पड़ेगा राजकुमार, अपना ध्यान रखना। ओह, लगता है कोई यहाँ मर गया है। अरे ये तो जिंदा है, चलो इसे मंदिर ले चलते हैं। तभी राजकुमार जाग गया और उसने उनमें से एक लड़की को देखा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। राजकुमार ने जाना ही नहीं कि उसकी जान बचाने वाली नन्ही मरमेड थी। और नहीं, तुमने उसे बचाया और वो उसका श्रेय ले रही है। चलो जाने दो, मैं खुश हूँ कि वो जिंदा तो है। सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए वो वापस राज्य में चले गए। नन्ही मरमेड उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि वो राजकुमार को फिर से कभी नहीं देख पाएगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राजकुमार, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है, वो नहीं करता है। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। मेरे अंदर एक पीड़ा है। क्या प्रेम इतना खराब होता है? प्रेम इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत चीज है। हाँ शायद, सही कहा। मैं अपने प्रेम के साथ जीना चाहती हूँ। ये सागर के नियमों के विरुद्ध है। मुझे परवाह नहीं, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हारी मदद करना जोखिम भरा है। राजा मेरा घुरता बना देंगे। मुझे बताओ, पिताजी की चिंता मत करो।
ठीक है, कोई है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके, पर उससे निपटना बहुत जोखिम भरा है। मैं अपने राजकुमार के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस बताओ कौन है वो समुद्री डायन जो काले पहाड़ पर रहती है। वहाँ जाना बहुत जोखिम भरा है। बिना कोई विचार किए नन्ही मर्मेड और श्रिम्प महल से निकल गए और उसकी माद की ओर जाने लगे। चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि नन्ही मर्मेड उसकी माद की ओर आ रही है। बेचारी लड़की, ये खत्म हो गया। राजकुमारी सबसे प्यारा और मददगार प्राणी है समुद्र का, और वो अपने भले कामों के कारण अगले जन्म में एक पवन परी बन जाएगी, और ये अंत होगा तुम्हारे सब पापों का। जैसे ही वो परी बन जाएगी, तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ओह, देखो तो राजा की बेटी क्यों आई है डायन की गुफा में। मेरी इंसान बनने की इच्छा है। ओह, उस नौजवान राजकुमार के लिए? हाँ, मुझे राजकुमार से प्यार हो गया है। ये तुम्हारे लिए दुख लाएगा प्यारी राजकुमारी। मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्या तुम उसका दिल जीत सकोगी? हाँ, मैं जीतूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इंसान में बदल सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। तो ठीक है, फिर मैं बदले में तुम्हारी मधुर आवाज ले लूंगी। और याद रखना, अगर राजकुमार सच में तुमसे प्रेम करने लगे, फिर तुम इंसान बन जाओगी और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। पर अगर तुम ये नहीं कर पाई, तो तुम टूटे दिल से मर जाओगी और समुद्री झाग बन जाओगी। मैं उसके लिए कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। तो ठीक है, ये जादू का शरबत लो, इसे सागर तट पर जाकर पीना। नन्ही मर्मेड ने वो जादू का घूंट लिया और सागर तट पर आई। वो सतह पर पहुंची और उसने जादू का घूंट पिया। अचानक एक तेज पीड़ा ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी पूंछ टांगे बन गई। जब वो उठी, उसने राजकुमार को अपने साथ पाया। अपनी आंखें खोलो सुंदरी, तुम सुरक्षित हो। लेकिन तुम आई कहां से हो? मैंने तुम्हें सागर तट पर पाया और यहाँ पर ले आया। प्लीज कुछ देर आराम करो। अगले दिन नन्ही मर्मेड चलने लगी। राजकुमार ने उसे देखा और वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वाह, तुम इतना अच्छा नाचती हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मुझे मेरे जीवन का प्यार मिल गया। वाह, उसे तुमसे प्यार भी है। हाँ, मेरे पिताजी आ गए हैं। स्वागत है आपका पिताजी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्यार से मिलें। उसने मेरी जान भी बचाई है। मैं इससे प्रेम करता हूँ पिताजी, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नन्ही मर्मेड का दिल टूट गया। मुझसे अब दिल का दर्द सहन नहीं हो रहा है। राजा ने राजकुमारी के विवाह का ऐलान किया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। सूर्योदय की पहली किरण मेरी मौत लाएगी और मैं समुद्र में गायब हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। श्रिम्प महल पहुंचा और उसने राजा और उसकी बेटियों को सब कुछ बता दिया। ओह प्रभु, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मैं उस डायन की इस चाल से वाकिफ हूँ। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और उसने अपना त्रिशूल लिया और सतह की तरफ तैरने लगा श्रिम्प के साथ। उसी समय सारी बहनें डायन की मांद की तरफ तैरने लगी। हमारी बहन अब सचमुच मुसीबत में पड़ गई है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपना श्राप वापस ले लें। हाँ प्लीज, हम आपको उपकार कभी भी ना भूलेंगे। कितना शर्मनाक है। महान सागर की राजकुमारियां एक डायन से भीख मांग रही हैं। मेरे पास उस जादू की काट है, पर उसके लिए उसे राजकुमार की हत्या करनी होगी।
यदि नन्ही मरमेड जादू के खंजर से राजकुमार को मारती है, केवल तभी वो वापस अपने जल परी के रूप में आ पाएगी। बहनें सतह पर तैर कर गई और अपने पिता को जादू की काट के बारे में बताया। उन्हें ईवा एक पेड़ के नीचे सागर तट पर बैठी मिली। वो अपने खिलौने को देख रही थी। ईवा! पिताजी, तुम लोग आ गए। रो मत मेरी बच्ची। यदि तुम जादू को विफल करना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हें राजकुमार को मारना होगा और तभी तुम वापस अपने जल परी के रूप में आ जाओगी। नहीं पिताजी। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करती हो, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये अपने पिता के लिए करो ईवा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा मेरी बच्ची। वो नन्ही मरमेड अपने पिता और बहनों को देखती है जो रो रहे हैं। उसने वो खंजर लिया और महल की तरफ चल दी। राजकुमार अपने कमरे में सो रहा था। वो खंजर राजकुमार की छाती की तरफ लेकर गई उसे मारने के लिए। प्रभु, मैं ये नहीं कर सकती। बजाय उसे मारने के मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। वो अपने प्रेम से विवाह कर सकता है और खुशी से रह सकता है। गुड लक मेरी प्यार। वो वापस अपने पिता और अपनी बहनों के पास गई। खंजर पर खून के निशान ना देखकर वो चौंक गए। सूरज निकलने ही वाला था। वो सागर तट के पास पहुंची और अपने खिलौने के साथ समुद्र में कूद गई। मैं गायब होना चाहती हूँ और झाग में बदल जाना चाहती हूँ। अलविदा मेरी प्यार, अलविदा पिताजी और मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। अलविदा। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पानी से बाहर निकाला। पवन परी प्रकट हुई और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। हे माँ, धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे साथ आकाश पर हो। हम आकाश की परियां हैं। हम यहाँ आए हैं तुम्हारी उदारता का इनाम तुम्हें देने। इंसान और सागर के प्राणी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर प्रेम के कारण अब तुम्हारी आत्मा अमर हो सकती है और शायद भविष्य में तुम मानव रूप में जन्म ले सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। नन्ही मरमेड ने अंतिम बार सबको अलविदा कहा। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी मेरे राजकुमार। अपने अगले जन्म में तुम दोबारा मेरे प्रेम बनोगे। अलविदा मेरी प्यार, अलविदा। वो ऊपर और ऊपर चलती गई पवन परियों के साथ स्वर्ग में। Please subscribe Tuntun Kids TV. Please subscribe Tuntun Kids TV. Please subscribe Tuntun Kids TV. ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर देश में एक व्यापारी अपनी 3 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। हालांकि तीसरी वाली सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी बाकियों से, इसलिए सब उसे ब्यूटी बुलाते थे। दूसरी ओर उसकी बहनें बहुत ही ईर्ष्यालु थीं। उन्हें अपने पिता का पैसा खर्चने में ज्यादा दिलचस्पी थी। ब्यूटी एक खूबसूरत राजकुमार का सपना देखा करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो एक राजकुमार से शादी करेगी और उसके साथ उसके महल में रहेगी। सब कुछ खुशियों से भरा था ब्यूटी के जीवन में। उसके सपनों की तरह एक दिन उसकी तकदीर बदल गई। एक भयंकर तूफान के कारण उसके पिता के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा पैसा भी। सब खत्म हो गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इससे निकलने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपके साथ खुश हूँ। जल्दी ही सारे नौकर घर से चले गए। उस व्यापारी की गरीबी के कारण ब्यूटी घर चला रही थी, जबकि दोनों दूसरी बहनें शिकायतें करती रहती थी कि कैसे उन्हें गरीबी में जीना पड़ रहा है। ब्यूटी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि वो उसके पिता के चेहरे पर खुशी वापस लाए। और एक दिन व्यापारी को एक खबर मिली कि उनमें से एक जहाज बंदरगाह में आ रहा है। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरे जहाजों में से एक बंदरगाह पर आ गया है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। इसी वक्त मुझे बंदरगाह के लिए निकलना होगा। मुझे बताओ मैं क्या लाऊं तुम में से हर एक के लिए। मुझे नए ड्रेसेस चाहिए, मुझे गहने चाहिए,
और तुम्हारे लिए क्या लाऊं मेरी प्यारी बच्ची, बताओ मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप सलामती के साथ वापस लौटें। बेशक मेरी लाडली, पर तुम्हें मुझसे एक चीज तो मांगनी ही होगी जो मैं लेकर आऊं। एक बैंगनी गुलाब, आप मेरे लिए बस वही ले आइएगा। बेशक मैं जरूर लेकर आऊंगा। और इस खुशी के एहसास के साथ वो व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। जैसे ही वो बंदरगाह पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका जहाज पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है और उसे पता चला कि सारे नाविक बचे हुए माल को लूटकर भाग गए हैं। टूटे दिल के साथ व्यापारी घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। ख्वाबों में डूबा व्यापारी राह भटक गया और घने जंगल में खो गया। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे समुद्र का सारा पानी बर्फ बन गया हो। उसका घोड़ा इस घनी बर्फ में चल नहीं पा रहा था, तो उसने उसे एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए खड़ा किया। वहीं दूर उसने कुछ रोशनियां चमकती देखी और वो उसकी ओर बढ़ा। वो एक बड़ा सा महल था और जैसे ही वो वहां पहुंचा, सोने से बना चमचमाता हुआ दरवाजा खुल गया। ये बड़ा अजीब था कि संतरों के पेड़ों से घिरे रास्ते पर कोई बर्फ नहीं गिरी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे इस महल में प्रवेश करना चाहिए और महल के राजा से मिलना चाहिए। व्यापारी उस रास्ते पर चलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। व्यापारी वहां रुका और आसपास देखा कि कोई अंदर आए, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई उस जगह पर नहीं आया। कोई है क्या? कोई है इस महल में? हेलो। वहाँ एक खाने की मेज थी जिस पर ताजा खाना सजा था, नाजुक से केक और फलों के साथ। मेरे ख्याल से मुझे खाना शुरू कर देना चाहिए। बाद में मैं धन्यवाद कह दूंगा, चाहे वो जो भी हो। बिना समय गंवाए उसने खाना खत्म किया। पेट भर खा लेने के बाद वो ऊपर गया। उसने पहला दरवाजा खोला और देखा एक अच्छा सा बिस्तर वहाँ था। ओह मेरे भगवान, लगता है आज भाग्य मेरे साथ है। और फिर व्यापारी की आंख खुली एक नए सुहाने दिन में। उसने कपड़ों का एक नया जोड़ा उसके लिए तैयार पाया। उसने खुद को तैयार किया और नीचे हॉल में गया और देखा कि मेज पर ब्रेकफास्ट तैयार था। दूध, ताजा रस और ब्रेड। उसने पेट भर के खाया और फिर उठा। हेलो, क्या कोई है यहाँ? धन्यवाद आपकी मेजबानी के लिए, आप इतने दयालु हैं। मैं अब जा रहा हूँ, बाय। जब वो बाहर आया तो जहाँ तक उसकी नजर जाती थी उसने गुलाब ही गुलाब देखे। ओह, वो बैंगनी गुलाब। खैर, मैं इसे अपनी ब्यूटी के लिए ले जा सकता हूँ। वो तुरंत बाग में गया और एक गुलाब तोड़ लाया। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, वहाँ एक गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो एक लंबे चौड़े दरिंदे के सामने खड़ा था जिसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसके दांत और पंजे चाकू की तरह तेज थे। तुमसे किसने कहा मेरे गुलाब तोड़ने को? क्या ये काफी नहीं था कि मैंने तुम्हें अपने महल में पनाह दी? क्या इसी तरह तुम अपना आभार प्रकट करते हो? तुम्हारी इस गुस्ताखी का दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। नहीं, मुझे क्षमा कर दे, हे दयालु स्वामी। मैंने सोचा कि वो उदार स्वामी जिसने मुझे खाना और पनाह दी, वो भी मेरी जरूरत में, वो बुरा नहीं मानेगा अगर मैं केवल एक ही गुलाब ले लूं अपनी बेटी के लिए। बेटी? तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। वो क्या है मेरे स्वामी? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी 3 बेटियां अब तक मेरा इंतजार कर रही होंगी। 3 बेटियां? ठीक है, अपनी बेटियों में से एक को इस महल में ले आओ। मैं उसे रखूंगा और बदले में तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। मंजूर है? मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से एक जरूर तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा और मैं तुम्हें 1 महीना दूंगा यहाँ वापस अपनी बेटी के साथ आने के लिए। अगर वो आती भी है तो उसे अपनी मर्जी से आना होगा और किसी भी शर्त पर मैं उसे नहीं लूंगा। अगर तुम 1 महीने के अंदर नहीं आए
तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अब जाओ यहाँ से और अपनी बेटी के लिए एक गुलाब लेते जाओ। हालांकि शुरू में अपनी जान बचाने के लिए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, पर उसे नहीं लगता था कि उसकी कोई भी बेटी ऐसा करने को मानेगी। बेचारा व्यापारी जीवित से ज्यादा मुर्दा महसूस करते हुए वापस गया। घोड़ा तेजी से दौड़ा और जल्दी ही व्यापारी को उसके घर ले आया। उसकी बेटियां दौड़कर उससे मिलने आई। ओ पिताजी, मुझे मेरा तोहफा दीजिए। और मेरा तोहफा कहाँ है पिताजी? आप कैसे हैं पिताजी? आप बहुत थक गए होंगे। ये लो जो तुमने मुझसे तुम्हारे लिए लाने को कहा था, पर तुम नहीं जानती कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। उसने उन्हें जहाज और उस दरिंदे के बारे में बताया। ये तुम्हारी गलती है। तुमने उनसे फूल लाने को क्यों कहा? हाँ, अगर तुमने कोई अकलमंदी की चीज मांगी होती तो ये कभी ना होता। मैं सचमुच इस दुर्भाग्य का कारण बनी हूँ, इसलिए मैं पिताजी के साथ वापस जाऊंगी उनका वादा निभाने के लिए। ओह ब्यूटी, मुझे इतना अफसोस हो रहा है प्रिय। मैं तुम्हारे ऊपर ये दुर्भाग्य लाया हूँ आज। जो मैंने किया है सही यही होगा कि उसका दुख भी मैं ही झेलूं। ब्यूटी अपने फैसले पर डटी रही और अपने पिता का हौसला बढ़ाया और उन्हें दिलासा दिलाया। घर वापस जाओ ब्यूटी, अपनी जिंदगी मत खराब करो। इसका सामना करने की मुझ में काफी हिम्मत है। इस दौरान जब वे बातें कर रहे थे, रात हो गई और उन्हें हैरानी हुई कि पूरा जंगल रोशन हो उठा था, जैसे पूरी कायनात उनका स्वागत कर रही हो। वाह, ये तो कमाल है। जल्दी ही वो संतरों के पेड़ों वाले रास्ते पर पहुंच गए और देखा कि किला बहुत खूबसूरत रोशनियों से सजा था। जब वो उस बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बढ़िया आग जल रही है और मेज पर स्वादिष्ट खानों का अंबार लगा है। वो बहुत भूखे थे इस लंबे सफर के बाद, तो दोनों खाना खाने लगे। उन्होंने अभी अपना खाना खत्म नहीं किया था कि उन्हें उस दरिंदे के कदमों की आहट सुनाई दी। गुड इवनिंग ब्यूटी। गुड इवनिंग महाराज। तो क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? हाँ। क्या तुम यहाँ खुशी से रहोगी अपने पिता के चले जाने के बाद? हाँ। अपने घोड़े के पास वापस जाओ, जो सोने से भरे ट्रंकों से लदा हुआ है, जो तुम्हारे और तुम्हारी बाकी की बेटियों के लिए होगा। अलविदा ब्यूटी, मैं हर दिन तुम्हें याद करूंगा प्रिय। मैं भी आपको याद करूंगी पिताजी। और घोड़ा तुरंत वहां से भागा और जल्दी ही दूर ओझल हो गया। ऊपर जाओ, आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। ब्यूटी ने पहला दरवाजा खोला और पाया एक बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ कमरा। वो बिस्तर पर लेट गई और तुरंत सो गई। जब वो सुबह उठी, उसने देखा कि उसका श्रृंगार मेज सजा है उस हर संभव चीज के साथ जो उसे चाहिए। उसने उस बड़े हॉल में अपना लंच पाया। लंच के बाद वो एक कोने में बड़े आराम से एक सोफे पर बैठ गई। क्या ये दरिंदा मुझे हमेशा के लिए कैदी बना कर रखेगा? मैं खुद को कैसे आजाद करूं? इस बारे में सोचते सोचते वो फिर से सो गई। अब शाम का समय था। उसने उस दरिंदे की आहट सुनी। गुड इवनिंग ब्यूटी। गुड इवनिंग। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ या ना कहो बिना डरे हुए। ओह नहीं। खैर कोई बात नहीं। गुड नाइट ब्यूटी। गुड नाइट। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके इनकार ने उसे भड़काया नहीं। हर शाम खाने के बाद वो दरिंदा ब्यूटी से मिलने आता और हमेशा गुड नाइट कहने से पहले उससे पूछता, ब्यूटी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब वो कहती, ओह नहीं, वो काफी उदास होकर चला जाता। जैसे जैसे समय गुजरने लगा,
ब्यूटी अब दरिंदे से नहीं डरती थी, क्योंकि वो हमेशा उस पर दयालु था। महल में रहना ही ब्यूटी के लिए इतना आनंददायी था, वो अक्सर बाग में भी जाती थी। वहाँ बागीचे में फव्वारे थे, नारंगी के पेड़ थे, मेहंदी के बूटे और पक्षी भी। यहाँ तक कि वो दरिंदा कभी कभी ब्यूटी के लिए पियानो भी बजाता था, उसके साथ लंबी बातचीत भी करता। तो सब कुछ लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि अंत में ब्यूटी अपने पिता और बहनों को देखने के लिए तरसने लगी। उसे इतना उदास देखकर दरिंदे ने उससे पूछा, क्या बात है प्रिय, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। मैं अपने पिताजी को देखने के लिए तरस रही हूँ। आप मुझे 1 हफ्ते के लिए उनसे मिलने की इजाजत दे दें। मैं वादा करती हूँ मैं आपके पास वापस आऊंगी। ब्यूटी, क्या ये इसलिए है कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपको कुछ दिन छोड़कर जाने का अफसोस होगा। तुम जो चाहती हो उसे देने से मैं इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसके लिए मेरी जान भी जा सकती है। अगर तुम वक्त पर नहीं आई तो फिर मुझे मरा हुआ पाओगी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आप हमेशा दयालु रहे हैं। तुम्हें सफर के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंगूठी पहनो और सो जाओ। किसी बात से मत डरो, शांति से सो जाओ और तुम अपने पिता को देखोगी जब तुम्हारी आंख खुलेगी। सचमुच? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तुम्हारी वापस आने की इच्छा हो, अंगूठी उतार देना और तुम फिर अपने आप को इस महल में पाओगी। गुड नाइट ब्यूटी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। गुड नाइट, और आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। बस अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही दरिंदा गया, ब्यूटी फौरन सो गई और अगली सुबह उसने खुद को अपने ही घर में अपने बिस्तर पर पाया। उसके इस तरह अचानक प्रकट होने पर उसकी बहनें हैरान थी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और वो खुशी से रोने लगा। ओह ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया प्रिय। मैंने भी आपको बहुत याद किया। ब्यूटी ने अपने पिता को दरिंदे की उदारता के बारे में बताया। बहुत सोच विचार के बाद उसने कहा, तुम मुझे स्वयं बता रहे हो कि वो दरिंदा तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे प्यार और आभार का हकदार है अपनी उदारता और नरम दिली के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे फल देना चाहिए, वो करके जो वो चाहता है, उसकी बदसूरती के बावजूद। 1 सप्ताह गुजर गया और ब्यूटी किले में वापस लौटना पूरी तरह भूल गई, जब तक कि एक रात उसे सपना आया कि वो दरिंदा जमीन पर गिरा पड़ा मर रहा है। मेरे भगवान! ब्यूटी उस सपने से इतना डर गई थी कि उसी शाम उसने अपने पिता और बहनों को अलविदा कहा। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उसने अपनी अंगूठी उतार दी और तब वो तुरंत सो गई। और अगली सुबह वो उठी दरिंदे के महल में। वो उस जगह भागी जहां उसने दरिंदे को मरते हुए देखा था, और वो दरिंदा अभी भी वहीं पड़ा था। क्या ये सचमुच मर गया है? ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गई। फिर उसे दोबारा देखकर उसने पाया कि अभी भी वो सांसें ले रहा था। जल्दी से जाकर वो पानी लेकर आई और उसके मुंह पर छिड़का, और उसे बहुत खुशी हुई कि अब वो होश में आ चुका था। ओह, प्रिय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या तुम सचमुच ऐसे बदसूरत प्राणी से प्रेम कर सकती हो जैसा कि मैं हूँ? हाँ, मैंने देखा है कि तुम में एक उदार और नर्म दिल है, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए जीवन में। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, वो दरिंदा आंखें चौंधियाने वाली रोशनी से ढक गया और फिर हवा में तैरने लगा और वापस नीचे आया एक खूबसूरत राजकुमार के रूप में। ओह, मुझे यकीन नहीं होता। तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार हो। मैंने हमेशा तुम्हारे ही सपने देखे थे। ओह मेरी ब्यूटी, मेरी प्यारी ब्यूटी, धन्यवाद मुझे उस भयंकर शाप से आजाद कराने के लिए।
एक चुड़ैल जिसे मैंने एक लड़ाई में हराया था, उसने मुझे एक श्राप दिया था। जब वो मर रही थी, उसने मुझे श्राप दिया कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे इस भयंकर दरिंदे में बदल दिया था। पर तुमने अपने सच्चे प्रेम से ये श्राप तोड़ दिया। ओह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या ये सच है? दरिंदे ने उसे धीरे से चुटकी काटी। ये सपना नहीं है। तुम मेरे असली राजकुमार हो, मेरे सच्चे प्रेम। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे परिवार को हमारे विवाह के लिए तैयार करते हैं। और उसने ऐसा ही किया। अगले ही दिन विवाह संपन्न हुआ, बहुत धूमधाम से। अंत में भलाई ने सुंदरता पर विजय पा ली। सुंदरता केवल खूबसूरत चेहरा पाना ही नहीं होता, ये है प्यारा मन, प्यारा हृदय और सबसे अहम एक खूबसूरत आत्मा का होना। इस तरह ब्यूटी और बीस्ट हमेशा राज़ी खुशी रहने लगे। Please subscribe Tuntun Kids TV.